you feel like for your school exams or something, if you want to do it, it is there, you can just check it out. Okay, chalo, now we have to move to the next chapter, that is, matter around us pure. Okay, we have to go with the next chapter, that is matter around us. Is matter around us pure or not? Fine. So let's move with the next chapter, that is matter around us pure. So actually the matter here that can be classified into two categories. Tell me कौन कौन से, देखो मैंने लिखा भी है, तो tell me कौन कौन से हो गए, which categories में इसको divide कर सकते हैं, बोलो जल्दी से. Matter can be classified into which categories, Arnav? Arnav, are you there? Arnav, answer us. Matter can be classified into, am I audible? Yes, ma'am. Okay. Arnav, Hello, you ma'am. there? Ma'am, now Yes. am I audible? Yes, Am I yes. audible? Yes, you are. I thought you Yes, haven't ma'am. joined yet. Okay. So देखो यहाँ पर हम लोग वही कर रहे हैं that matter can be classified into two categories, या तो pure होगा या impure होगा. ठीक है, pure Yes, वाला, ma'am. ठीक है, that is mixture and a substance. So जो मिक्सचर होते हैं वो दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, होमोजीनियस एंड एन हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस मतलब विच इज सेम थ्रू आउट, एंड हेट्रोजीनियस इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कंपोजिशन होगा. जो सब्सटेंस होता है वो डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज कंपाउंड्स एंड द एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ना, ए बी सी डी, तो उनको हम लोग यहाँ बोलते हैं एलिमेंट्स. जब एलिमेंट्स को, जब तुम अल्फाबेट्स को कंबाइन करते हो इन अ फिक्स्ड फॉर्मेट, तब क्या बनता है, एक वर्ड. तो जब हम लोग एक एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड फॉर्मेट में, तो अपने को क्या मिलता है, एक वर्ड, सॉरी कंपाउंड. ठीक है, अल्फाबेट्स को जैसे कंबाइन करते हैं तो वर्ड बनता है ना, उसी तरीके से एलिमेंट को जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड. जैसे तुम्हारी एक वर्ड की डेफिनेशन, एक जो स्पेलिंग होती है वो फिक्स्ड होती है, क्या होती है, जैसे एंड की स्पेलिंग क्या होगी, फिक्स्ड रहेगी, ए एंड डी ही लिखोगे हमेशा. तो उसी तरीके से एक जो कंपाउंड का जो फॉर्मेट होता है लिखने का, वो हमेशा सेम रहेगा. जैसे वाटर क्या लिखोगे, हाउ विल यू राइट, व्हाट इज द फॉर्मूला टू राइट वाटर? यस, एनीवन टेल मी. H2O. तो क्या अगर वो टैप वाटर होगा, अगर वो सी वाटर होगा, और अगर डिस्टिल वाटर होगा, तो अलग अलग लिखोगे या सेम ही लिखोगे? Will the formula change or will it remain same? Will it remain same or will it change? Come on, answer me. Will it remain same or will it change? Sea water, normal tap water, it will remain same. तो जैसे तुम्हारी स्पेलिंग सेम होती है, वैसे ही तुम्हारा जो कंपाउंड का फॉर्मूला होता है वो सेम ही रहेगा. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो वो भी हमेशा सेम ही फॉर्मूला, सेम वे में ही रिप्रेजेंट करते हैं. सो जैसे वाटर है, इट इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स. कौन से एलिमेंट्स हैं वाटर में? What are the elements? Hydrogen and oxygen. Yes. So Hydrogen and oxygen. okay. Then comes elements. तो elements को हम लोग classify करते हैं दो तरीके से. एक तो वो तरीका होता है in which it is found in the nature, in the at room temperature, कि वो solid में find हो रहे हैं, liquid में find हो रहे हैं, या gas में find हो रहे हैं. तो mostly जितने भी elements होते हैं ना, वो solid state में ही find होते हैं. Liquid state में बताओ कौन से element find होते हैं? Give me some examples. Liquid state में कौन से elements find होते हैं? Give me some examples. जैसे मरकरी, यू माइट हैव हर्ड, ब्रोमीन, गैलियम, सीजियम, ये लिक्विड स्टेट में फाइंड करते हैं. गैस में कौन से फाइंड होते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब देखो हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में फाइंड होते हैं. ठीक है. दूसरा वे जो है क्लासिफाई करने का, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट आर, सी दे आर मेटल्स. ओके, थोड़े से नॉन मेटल्स होते हैं एंड बहुत थोड़े से मेटलॉइड्स होते हैं. हाउ विल यू क्लासिफाई कौन से मेटल्स होते हैं, कौन से नॉन मेटल्स होते हैं और कौन से मेटलॉइड्स होते हैं? वी विल जस्ट चेक इट आउट.
we'll just check it out. Okay, so moving to this thing. So see, a element can be classified on the basis of atomicity. What is atomicity? एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी मींस कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। ठीक है, वैसे जो नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस कैसे एग्जिस्ट करती है नेचर में? अकेले, they don't require any element to combine with them. So noble gases are, उनमें एक ही एटम एग्जिस्ट करता है, तो they are, कैसी होती है नोबल गैसेस? नोबल गैसेस कैसी होती है? मोनोटॉमिक। okay, they are monatomic. See, they are monatomic means सिर्फ एक ही एटम एग्जिस्ट करता है। डायटोमिक, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब जो है, इन ये कैसे एग्जिस्ट करती है नेचर में? इनके दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, देन दे एग्जिस्ट। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग डायटोमिक। डायटोमिक मींस व्हाट? कम ऑन टेल मी, डायटोमिक मींस व्हाट? डायटोमिक मींस व्हाट? डायटोमिक का मतलब क्या हो जाएगा? Come on, keep on answering me. मुझे क्या पता तुम लोग हो या नहीं? मैम टू एटम, मैम टू Yes, एटम। ठीक है, two atoms are existing together. Okay, diatomic means two atoms are existing together. Okay, then triatomic, triatomic मतलब three atoms are existing together, जैसे कि ओजोन में। and polyatomic, जैसे कि जैसे बहुत सारे atoms, थ्री एटम्स आर प्रेजेंट, more than three होंगे तो polyatomic होते हैं। Getting it? Then check it out, the next thing, that characteristics of elements. तो elements क्या होते हैं? Elements are made up of same type of, मतलब जो particles होते हैं ना, वो same type के होते हैं। ठीक है, particles are made up of same type of, जो particles होते हैं उनका shape, size, सब कुछ same रहता है। and जैसे यू कैन से आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं मतलब उनका मास डिफर कर जाता है, लेकिन जो बाकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी सेम रहती है। सो यू नो एलिमेंट्स क्या होते हैं? टू एलिमेंट्स होते हैं जो सिर्फ लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कौन से होते हैं? कौन से टू एलिमेंट्स होते हैं जो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर? कैन यू गिव मी द नेम्स? bromine, mercury, ब्रोमीन एंड मरकरी। ठीक है, देन 11 एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या होते हैं? हाइड्रोजन, ये सब नोबल गैसेस की तरह एग्जिस्ट करते हैं। बाकी सब कैसे होते हैं? रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन विच फॉर्म? solid, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म। ओके, मैम। यस मैम I have heard about gallium, and gallium is also गैलियम रूम it टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर मींस 25 डिग्री सेल्सियस। सो गैलियम जो होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो गैलियम को जब तुम अपने पाम में लेते हो, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नियर अबाउट 32 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इफ यू कीप गैलियम इन योर पाम इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। बट ऐसे नॉर्मल रखा होता है तो वो मेल्ट नहीं करता। सो वी डोंट से गैलियम इज liquid at room temperature. Okay, it is not liquid at room temperature जब तक कि तुम्हारा रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना हो। ओके, रूम टेम्परेचर का मतलब होता है कि वो टेम्परेचर जब हमें ज्यादा गर्मी ना ठंड लगे। जैसे तुम्हारा एसी ऑटो मोड पे किस टेम्परेचर पे चलता है? किस टेम्परेचर पे चलता है? 25 22 डिग्री सेल्सियस पे चलता है ना। तो 25 23 ये जो टेम्परेचर्स हैं वो रूम टेम्परेचर्स है, नॉट 30 डिग्री। 30 डिग्री पे वी स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल। गेटिंग इट? तो गैलियम का 30 डिग्री सेल्सियस। सो हाउ डू यू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट? अब इतना बड़ा बड़ा लिखे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, तो बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए शॉर्टकट में लिखा गया। कैसे लिखा? सो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा फर्स्ट लेटर था नेम का, उसको यूज किया। जैसे हाइड्रोजन के लिए H यूज किया, अब H ऑलरेडी यूज हो चुका है, सो इसलिए हीलियम के लिए He कर दिया। जैसे नाइट्रोजन के लिए N यूज किया, इट वाज ऑलरेडी बीइंग असाइंड, सो नियॉन के लिए Ne कर दिया। ऑक्सीजन के लिए O यूज किया, अब ये पहले ही असाइन था तो ऑस्मियम के लिए OS कर दिया।
कार्बन के लिए C यूज किया तो सेलेनियम के लिए Ce या Cs। फिर जैसे टंगस्टन है, टंगस्टन के लिए हम लोगों ने W यूज किया। सो हम लोग एलिमेंट को शॉर्टकट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम्स, और जो ऑलरेडी यूज हो जाते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंट कर लेते हैं। फिर कुछ एलिमेंट्स हैं जो उनके लैटिन नेम से डिटरमाइन होते हैं, जैसे ये लिस्ट है उनकी जिनके लैटिन नेम हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे सोडियम के लिए Na, पोटेशियम के लिए दिस, आयरन, ये वाले सारे एलिमेंट्स हैं जिनमें हम लोग उनका लैटिन नेम फॉलो कर रहे हैं। कैन यू सी देम? सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्करी, लेड एंड टिन। तो यहाँ पर इनके इंग्लिश नेम से नहीं, उनके लैटिन नेम से उनके सिंबल्स डिफाइन किए गए हैं, बट अदरवाइज बाकी सारे एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं वो हम लोगों ने इंग्लिश नेम से ही फर्स्ट लेटर एंड नेक्स्ट लेटर से डिफाइन किया है। तो तुम्हें ये सिंबल्स लर्न करना है, यू नीड टू लर्न दीज सिंबल्स। कैन यू डू देम? मोस्टली तो तुम्हें पता ही होंगे, ठीक है ना। हाउ डू यू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट? अगर मैंने सिंपल O लिखा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैंने Na लिखा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग वन। अगर हमने कोई नंबर नहीं लिखा है, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग वन एटम। लेकिन अगर उसके आगे एक नंबर लग गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उतने एटम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। जैसे 10Cl लिखने का मतलब क्या हो गया, 10 एटम्स ऑफ क्लोरीन। ओके, अब ये नंबर अगर बढ़ जाए, मतलब 2, 3, 4 में आ जाए, तो फिर अब ये एटम में ही रहेगा। अब इसने फ्रेंड्स बना लिए, नाउ इट विल कन्वर्ट टू अ मॉलिक्यूल। सो ये देखो, इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है, दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। और एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के अंदर कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स। अब इसके आगे अगर नंबर लिख दिया, सो दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। एंड ईच मॉलिक्यूल कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स? Each molecule is containing how many atoms of chlorine? एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने? ठीक है, उस वे में चलेगा। देन सिमिलरली देखो, इसके आगे नंबर नहीं लिखा है तो इसका मतलब है इट इज वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, एंड एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स है। अब नंबर लिख दिया आगे, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। सो एक मॉलिक्यूल के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखते हैं। अगर नीचे नंबर आ रहा है कुछ भी, 2, 3, 4, it is representing it is a molecule। और n क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और अगर ये वैल्यू 1 होती है, देन इट इज रिप्रेजेंटिंग एटम, इट इज रिप्रेजेंटिंग एटम। सो इस वे में हम लोग केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दिस इज अ टेक्निक वी यूज टू रिप्रेजेंट। जैसे यहाँ पे नियॉन, तो क्या हो गया, 1 एटम ऑफ नियॉन। इसके आगे एक नंबर लग गया तो 3 एटम्स। अब नियॉन क्या होते हैं, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, ये किसी से कंबाइन नहीं करती हैं, तो ये लोग जनरली मोनोटॉमिक ही रहती हैं, एक्सेप्ट फॉर जिनॉन। जिनॉन एक ऐसी इनर्ट गैस है जो कंबाइन करती है, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। लेकिन जैसे बाकी इनर्ट गैसेस हैं, जैसे नियॉन हो गई, हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, आर्गन हो गई, ये कंपाउंड्स नहीं बनाते। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? तो देखो, मेटल्स क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स, यू नो, दैट इज व्हाई वायर्स वगैरह में यूज करते हैं, हमारे यूटेंसिल्स भी मेटल्स के बने होते हैं, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? टेल मी, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? व्हाट आर नॉन मेटल्स? कम ऑन, डिफाइन टू मी व्हाट आर नॉन मेटल्स। मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी बोलो। Come on, beta, why aren't you answering me? What are non-metals? चलो सब लोग अपने माइक ऑन रखो. Keep your mic on positions and keep answering me. What are non-metals? मैंने अभी तुम्हें metals define किए, तो non-metals अपने आप बताओ क्या हो जाएंगे? Yes. And we have to tell the properties of non-metal. Yes. Any one property. I told you metals are good conductors. तो non-metals क्या होंगे? Non-metals are bad conductors. Bad conductors. Yeah, they are insulators. Very good. So metalloids क्या होंगे? जो जिनकी properties metals और non-metals के बीच में lie करेंगे. Okay? मतलब वो semi metals हो जाते हैं, और इसी वजह से हम लोग उनको regulators, thermostats, इन सब चीजों में use करते हैं.
क्यों? क्योंकि दे आर बैड कंडक्टर्स एट लो टेम्परेचर। लेकिन अगर हम उन्हें हीट कर दें मैम तो बट some non-metals are मैम conductors, good दे आर conductors. मेटलॉइड्स, दे आर नॉट नॉन मेटल्स, इसीलिए हम उनको नया नाम देते हैं मेटलॉइड्स। ओके, दे आर नॉट नॉन मेटल्स, दे आर मेटलॉइड्स। स्पेसिफिक नाम जो होता है वो मेटलॉइड्स होते हैं। वो लो टेम्परेचर पे वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, वही लिखा है डेफिनेशन में ऊपर देखो कि वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स की भी नॉन मेटल्स की। नॉर्मल टेम्परेचर पे दे आर बैड कंडक्टर्स, सो वो करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं। लेकिन जब हम हीट करते हैं दे अलाउ द करंट टू फ्लो। जैसे तुम्हारा रेगुलेटर है फैन का, तो वो क्या करेगा, नॉर्मल जब हमें स्पीड कम करनी होगी तो वो क्या करेगा, रेगुलेटर कम करंट पास करेगा। ठीक है, इट विल बिकम अ बैड कंडक्टर, इट विल अलाउ लेस करंट टू पास, तो हमारी फैन की स्पीड कम हो जाएगी। हमें हीटिंग करना है तो हीटिंग में भी ऐसे ही क्या होगा, लेस करंट विल बी पास, लेस करंट पास होने का मतलब है हीटिंग कम हो जाएगी। और जब हमें उसे हाई स्पीड पे मूव कराना है तो क्या हो जाएगा, इट विल बी बिकम अ गुड कंडक्टर। उस जो मेटलॉइड लगा है ना उसको हीट कर दिया जाएगा सो दैट इट बिकम्स अ गुड कंडक्टर। मोर करंट विल बी पास्ड एंड मोर विल बी द स्पीड ऑफ फैन, या फिर मतलब हीट ज्यादा होने लगेगी। तो जैसे तो भी तुम्हारे हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे गीजर्स हो गए या एसी का वो एसी हो गया, या फिर मतलब इस टाइप के जहाँ पर हमें कंट्रोल करना होता है करंट के लिए, तो हम जिससे कि हमारा काम कम ज्यादा हो, वहां पर जैसे तुम्हारे इलेक्ट्रिक कुकर्स हो गए जहाँ हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है, वहां पे हम लोग मेटलॉइड्स यूज करते हैं। तो रेगुलेटर्स जैसे टेम्परेचर कंट्रोल एंड ऑल के लिए हम लोगों को मेटलॉइड्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो ये हैं, देखो ये मेटलॉइड्स हैं, बोरॉन, सिलिका, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, ये हमारे मेटलॉइड्स हैं। मतलब 6 मेटलॉइड्स हैं, बाकी सब मेटल या नॉन मेटल। गेटिंग इट? गेटिंग द एलिमेंट्स नाउ? Yes, ma'am. ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब हम एलिमेंट्स को मिक्स कर देते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, सो फिक्स्ड रेशियो में जब हम मिक्स करते हैं तो हमें एक कंपाउंड मिलता है। फाइन, अब ये कंपाउंड दो तरीके से हो सकते हैं, मतलब सेम टाइप के एलिमेंट को मिक्स करो या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को मिक्स करो। जैसे वाटर हो गया, देखो लाइमस्टोन, चॉक, इन सब का केमिकल फॉर्मूला सेम है। ठीक है, इनका सब केमिकल फॉर्मूला सेम है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। सो व्हाट डज दिस मीन? इट इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ओके, जैसे कॉमन सॉल्ट हो गया NaCl, NaCl इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, सोडियम एंड क्लोरीन। और बाय जो इनका रेशियो है वो फिक्स्ड होगा, मतलब हम हमेशा NaCl ही लिखेंगे, चाहे C से निकालो चाहे कहीं और से निकालो, the formula will remain same, we'll just write NaCl. Okay, okay, moving to the next thing, just a minute, give me 1 minute. Okay, now come back to this screen. So this is here. So see, we can, is the screen visible? Is the screen visible? Just answer. Yes, ma'am. Okay, so see, हम लोग elements को कैसे classify करते हैं? We classify the elements into 2 categories. One is called as inorganic and one is called as organic. Organic elements क्या होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलते हैं। जैसे विनेगर, विनेगर कैसे मिलता है? बाय फर्मेंटेशन ऑफ केन शुगर, जो केन के शुगर केन होता है उसका जो जूस होता है उसको हम लोग फर्मेंट होने देते हैं, तो लिविंग बीइंग से अरेंज हुआ। अल्कोहल कैसे बनता है? बाय फर्मेंटेशन ऑफ यू कैन से बार्ले या फिर ग्रेप जूस, उससे बन रहा है। इट इज अगेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो लिविंग थिंग से मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे हमारे जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो सब ऑर्गेनिक है। अब इसको छोड़, लेकिन ये पुरानी डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की।
नई डेफिनेशन क्या होती है, बाद में क्या हुआ, ये सारे जो चीज पहले हम लोग को लिविंग बींग से मिलती थी, बाद में हम लोग इसको लैब में भी मैन्युफैक्चर करने लग गए। तो क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन थी वो चेंज कर दी गई। व्हाट इज अ न्यू डेफिनेशन, दैट मींस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। ओके, कार्बन और हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, विथ यू कैन हैव ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कुछ और भी चलेगा एलिमेंट, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन होना, सॉरी, कार्बन और हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। So can you give me this answer to this question? Why carbon monoxide and dioxide are not organic compounds? Why are they Because not? they do not contain hydrogen Yes. and तो hence they are ऑर्गेनिक बनने inorganic. के लिए तुम्हें कार्बन और हाइड्रोजन लाना कंपलसरी है। और बाकी बचे हुए 117 एलिमेंट्स के जो भी कंपाउंड्स हैं उनको किस कैटेगरी में डालेंगे, इनऑर्गेनिक। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक, जैसे यूरिया एंड ऑल सच थिंग्स, बट कार्बन नॉन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम लोग ऐसे दो वेज में क्लासिफिकेशन करते हैं। नाउ देखो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के लिए क्या है, वो एक ही फॉर्मूला फॉलो करेंगे, एक ही उनका रेशियो फिक्स रहेगा। ठीक है, केमिकल कंपाउंड कैसे बनता है, केमिकल चेंज से। उसको तुम आर्टिफिशियली ऐसे मतलब फिजिकल प्रोसेस से नहीं बना सकते, केमिकल चेंज करना ही करना है। उसको फिजिकल मीन से नहीं सेपरेट कर सकते। व्हाट आर फिजिकल मीन, जैसे हैंड पिकिंग कर दिया, या मतलब सेडिमेंटेशन कर दिया, डिकैंटेशन कर दिया, ऐसे हम सेपरेट नहीं कर सकते उनको। ओके, और जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो सॉरी हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं, उनका एक फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल वाटर का तुम्हें पता है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 100 वाटर? degrees मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जैसे तुम्हें एलिमेंट्स की मैंने तुम्हें बताई थी एटॉमिसिटी होती है, वैसे ही कंपाउंड्स की भी एटॉमिसिटी होती है। फाइन, सो मोनोटॉमिक कंपाउंड एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि कंपाउंड तो तभी बनेगा ना जब एक से ज्यादा वर्ड्स या एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे। देयर इज नो मोनोटॉमिक कंपाउंड। डायटॉमिक होते हैं, जैसे देखो दो एटम्स होने चाहिए। NaCl का मतलब इट इज हैविंग हाउ मेनी टोटल एटम्स, it is a combination of one atom of sodium and one atom of chlorine. Carbon monoxide, it is a combination of one atom of carbon and two atoms of oxygen. HCl is a combination of one atom of hydrogen and one atom of chlorine. तो total कितने हुए, 2. That's why you're calling it as diatomic. अब देखो ट्राइएटॉमिक, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रो, वाटर, ये सब कैसे होंगे, इसकी एटॉमिसिटी बताओ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की, जल्दी से बताओ, I'm waiting for the answer. What is the atomicity of carbon 3 dioxide? 3. So we'll call it as triatomic. And what will be the atomicity of calcium carbonate? What will be the atomicity of calcium carbonate? polyatomic कितनी? What is the atomicity? Give me the number. What is the atomicity? How many calcium atoms are 5. there? 5. One calcium and atom, 5 one carbon atom, and 3 oxygen atoms. So 5. ऐसे, ठीक है? Fine. ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग कंपाउंड्स को एक दूसरे, पहले एटॉमिसिटी से क्लासिफाई करते हैं, दूसरा एक तरीका ये है, वी क्लासिफाई देम एज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड्स क्या होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन एटम हो, जैसे देखो HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब में हाइड्रोजन एटम हो। बेसिस क्या होते हैं, जिनमें OH हो, चेक करो। ओके, देन सॉल्ट क्या होते हैं, जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड जो बनता है, जिसमें ना, ऐसा समझ लो, जिसमें ना H होगा ना OH होगा, दैट आर क्लासिफाइड इनटू सॉल्ट्स। तो ये एक अदर वे ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। एक मिनट, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, प्रॉपर्टीज हो गया। सो देखो, जो हमारा, हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास मिक्सचर्स भी हो सकते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारा जो कंपाउंड है वो प्योर कंपाउंड है। तो प्योर कंपाउंड का जो वो होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, वो फिक्स्ड होता है। प्योर कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट, मतलब सॉलिड होगा, जैसे आइस है, अगर आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर रही है, मतलब वो प्योर आइस है।
क्योंकि जो इम्प्योर आइस होगी वो 0 डिग्री से कम पे मेल्ट होगी। ओके, एंड ऐसे ही लिक्विड का कैसे बताते हैं, उसको बॉईल करते हैं। तो अगर प्योर वाटर है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होने लगेगा, और इम्प्योर वाटर उससे ज़्यादा पे बॉईल होता है। तो हम लोग ऐसे चेक करते हैं कि हमारा दिया हुआ सब्सटेंस प्योर है या फिर इम्प्योर है। सिमिलरली इम्प्योरिटीज क्या करती हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन को भी कम कर देती है। क्योंकि इवेपोरेशन कैसा फिनोमिना था, तुमने किया था मेरे साथ? इवेपोरेशन इज विच टाइप ऑफ फिनोमिना? इवेपोरेशन कैसा फिनोमिना सरफेस है? फिनोमेना। सरफेस सरफेस Surface फिनोमेना। phenomena. तो अगर हम लोग लिक्विड में इम्प्योरिटीज डाल देंगे, इम्प्योरिटीज क्या करेंगी, इम्प्योरिटीज सरफेस की जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगी। उससे क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम तो you have done this depends on surface area, evaporation depends on surface area. So pure liquid का rate of evaporation ज़्यादा होगा as compared to impure liquid. Like pure alcohol ज़्यादा evaporate होगा, pure water ज़्यादा evaporate होगा as compared to impure water. ठीक है, क्योंकि जो हमारे impurities हैं वो surface पे जाकर के इकट्ठा हो जाएंगे, तो surface area कम हो जाएगा। Can you get this point? तो यस हमें मैम। अगर Yes, ma'am. रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो मैम गया, मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कुछ बढ़ गया, तो हम बोलेंगे वो इम्प्योर है। यस, मैम like मैम if there is a मैम very minute difference in the melting point of two substances and they are mixed, so मैम how will we know? हाँ, तो माइन्यूट डिफरेंसेस का मतलब कम इम्प्योरिटीज है, ज्यादा डिफरेंस है मतलब ज्यादा इम्प्योरिटीज है। ठीक है, माइन्यूट मतलब बट कम मैम इम्प्योरिटीज। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैम उन दोनों की डिफरेंस बहुत कम हो बट वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो। क्या चीज? जैसे ऐसा अगर हम नहीं हो कोई सकता ना, दो क्योंकि ये तुम बाद में आकर 11th 12th में पढ़ोगे, जितनी इम्प्योरिटीज डालोगे उतना ही डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट आएगा, और उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन पे भी फर्क पड़ेगा। ओके, देयर इज अ फुल चैप्टर ऑन दैट कि कितना फर्क पड़ेगा, डिपेंड्स अपॉन कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन मतलब कितनी इम्प्योरिटीज तुमने डिसॉल्व करी। कम डिसॉल्व करोगे तो कम फर्क पड़ेगा, और ज्यादा डिसॉल्व करोगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। कैन यू फॉलो नाउ? यस मैम। ठीक है, तो वो उसी पे डिपेंड करता है कि तुमने कितनी डिसॉल्व करी है। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट फॉर अगेन शेयरिंग द नेक्स्ट वन। थिंक कि तुम्हारा हो गया है। ओके, तो ये है हमारे कुछ कुछ बेसिक्स ऑफ यू कैन से दिस चैप्टर। मतलब हमें ये तो पता चल गया सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, लेकिन हम उनको फर्दर कैसे डिवाइड कर रहे हैं वो हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, मतलब एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड ऑल सच थिंग्स। नाउ वी आर गोइंग फॉर फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ दिस। ओके, देन मतलब प्योर, इम्प्योर, ये सब चीजें अभी हम लोग क्लासिफिकेशन में वही कर रहे हैं। सो देन नेक्स्ट तुम्हारा है अभी तो मैंने निकाला था, एक मिनट। Okay, you need to rejoin if this meeting ends, so please rejoin again. Okay, I'm not able to search the next class, the notes. Just a minute.
ओके ठीक है, तो अब हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं विथ दिस थिंग सॉल्यूशंस। सो देखो, अब हम किसी लिक्विड को मिक्स करते हैं अगर किसी सॉलिड के साथ, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बन के आता है। तो एक सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स किया गया है। जब भी हमारे दिमाग में सॉल्यूशन आता है तो कितने कंपोनेंट्स होते हैं? जनरली उसके अंदर 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट कम क्वांटिटी में होता है, जैसे शुगर एंड वाटर। शुगर कितनी क्वांटिटी में डालते हो, कम या ज्यादा? लेस क्वांटिटी। कम क्वांटिटी में। सो लेस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज सॉल्यूट, एंड जो मोर क्वांटिटी में पड़ा होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। अब मिक्सचर 3 कंपोनेंट्स का भी हो सकता है, 4 कंपोनेंट्स का भी हो सकता है। सो जनरली लेकिन हम लोग 2 कंपोनेंट्स के मिक्सचर की ही बात करते हैं। जैसे तुम्हारे को अगर मैं मिक्सचर बोलती हूँ, दिमाग में आता है शुगर एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, सैंड एंड वाटर। तो बाय डिफॉल्ट जनरली जो सॉल्यूशन होते हैं वो बाइनरी होते हैं, 2 कंपोनेंट कंटेनिंग होते हैं, लेकिन देयर कैन बी मिक्सचर जिसमें 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास कोई ऐसा भी मिक्सचर हो जिसमें 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स हो। ठीक है, सो एक यहाँ डाउट आया था कि अगर इक्वल क्वांटिटीज में हुए तो फिर हम देखते हैं कि हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा है। जैसे अगर हमने 250 ग्राम्स वाटर और 250 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया, तो बताओ जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा? क्या लगता है तुम्हें? 250 लिक्विड। लिक्विड। तो हम लोग जो मतलब नेचर बनता है ना रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, मतलब अगर लिक्विड बचा रह जाता है सॉल्यूशन बनाने के बाद, तो हम जो सॉल्वेंट होता है